हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल SS स्टडी 2.0 पर पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी घोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण। हिंदी वर्णमाला से संबंधित 4 वीडियो डाले हैं। पहले सादा विभाजन है जिसमें केवल वर्णों का परिचय कराया गया था कि 52 वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने अंतस्थ होते हैं, कितने संयुक्त स्वर होते हैं, कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, इस सब की चर्चा की। दूसरे पाठ में उच्चार स्थान के अनुसार वर्णमाला का वर्गीकरण किया गया। तीसरे पाठ में घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सारी चर्चा होने के बाद हमें वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वहां से लेके पूरी वर्णमाला करा दी थी। उसमें और भी रह गया है। अभी वर्णमाला में ऐसा नहीं है पूरा कुछ सब कुछ हो गया है, थोड़ा और रह गया है। वो बात फिर कभी किसी वीडियो में बनाएंगे हम उसको। अभी केवल इतना तैयार कर लें। और आज हम बात करेंगे नए टॉपिक जो नया टॉपिक मैं आज सोचा है वो ये है, शब्द पे चर्चा करेंगे। शब्द, नया टॉपिक शब्द है। शब्द की परिभाषा की अगर हम बात करें तो ये है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मुख्यतः शब्द के 2 पार्ट होते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं कि सार्थक होता है, क्या होता है, निरर्थक होता है। लेकिन यहां पर हम जो पाठ लेके चलेंगे वो आपके 4 आधारों के आधार पर चलेंगे। अगर प्रश्न ये आता शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो शब्द के मुख्यतः जो भेद वो 2 ही होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं और निरर्थक शब्द होते हैं। आज हम आधार लेंगे, शब्द का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर मुख्यतः किया जाता है। वो आप सब लोग देखें और मेरे साथ साथ चलें। आज केवल शब्द की पृष्ठभूमि बता रहा हूं, क्योंकि जब पृष्ठभूमि आप समझेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि शब्द के अंतर्गत लगभग 70% 80% तक ग्रामर आ जाता है पूरा। थोड़ा बहुत ही 2-4 टॉपिक बचते हैं, वरना शब्द के अंतर्गत सब कुछ समेट जाता है। कैसे समेटेगा वो धीरे धीरे आप देखेंगे। पहला पाठ जो इसमें आता है वो आपका है रचना के आधार पर। रचना के आधार, रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। दूसरा जो आता है वो आपका आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा जो पाठ आता है वो आपका आता है विकार के आधार पे। विकार के आधार पर। चौथा पाठ जो इसमें आता है वो अर्थ के आधार पर भी कह सकते हैं। अब इसमें जो रहता है अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर। यहां अर्थ का जो मतलब है वो ये किसी शब्द का अर्थ कितने तरीके से हम निकालते हैं उसके आधार पर ये वर्गीकरण होता है। इससे पहले मैंने कहा कि शब्द अर्थ के आधार पर 2 होते हैं, सार्थक होता है, निरर्थक होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो सार्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक कहते हैं। लेकिन यहां जो अर्थ के आधार पर चर्चा हम करेंगे तो इसमें शक्तियां आएंगी शब्द की, कि किसी शब्द का जो अर्थ निकालते हैं वो कितने तरीके से निकालते हैं। वो 3 तरीके होते हैं, अविदा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। वो चर्चा बाद में करेंगे, केवल अभी यहां समझ लीजिए शब्द के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही होगा कि शब्द के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। अगर आपने ये पृष्ठभूमि समझ ली, फिर ये शब्द के जो पाठ हैं धीरे धीरे एक एक वीडियो में आपको मिलते जाएंगे क्रमबद्ध तरीके से,
और मैं ये मानता हूं जिस दिन शब्द खत्म हो जाता है उस दिन व्याकरण लगभग समाप्त हो जाता है। लगभग 80% व्याकरण आपका शब्द के अंतर्गत समाहित हो जाता है। आप सोच रहे हो कैसे हो जाता है, मेरे साथ बने रहिए, हम आपको जब यहाँ खोल के पूरा बताएं क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोग शब्द के अंतर्गत कितना पढ़ेंगे या शब्द के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है, इस सब का मतलब भली भांति तरीके से अध्ययन करना है। बस यहाँ जो खोलना है वो बाद में हम खोलेंगे, एक एक टॉपिक बनेगा, एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बनेगा इसमें। अब कितना लंबा शब्द होता है ये अब देखते जाएंगे। तो रचना के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे बोल देते हैं, रचना के आधार पे कहते हैं या व्युत्पत्ति के आधार पे बोल दें। तो यहाँ पे जो शब्द होता है वो 3 पार्ट होते हैं इसके। रचना के आधार पे आपके 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला जो पार्ट होता है इसमें आता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा जो आता है वो आता है आपका यौगिक, यौगिक शब्द। तीसरा जो आता है आपका वो आता है योग रूढ़। तो रचना के आधार पर शब्द के प्रश्न आ जाता है छोटा सा बिल्कुल। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो जैसी बात है 3 भेद होते हैं यार, लोग पूरी बात है। अब बात आती है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे जब बात करते हैं कि कितने भेद हैं, तो इसके आधार पे मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं। किताबों में और भी मिल जाएंगे, लेकिन मुख्यतः यहां देखिए 4 भेद हैं। देखो, एक तो इसमें आते हैं तत्सम, तत्सम, फिर आता है तद्भव, फिर आते हैं देशज, देशज, फिर आते हैं आपके विदेशज। इसी के अंतर्गत संकर शब्द भी आ जाता है, लेकिन 4 मुख्यतः प्रकार माने जाते हैं इसके। तो ये आपको पढ़ने हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब बात आती है विकार के आधार पे। तो विकार के आधार पे 2 पार्ट होते हैं। देखो, एक तो शब्द आपके इसमें आते हैं विकारी शब्द, एक तो विकारी शब्द हो गए, दूसरे इसमें आते हैं अविकारी शब्द, अविकारी। ठीक। अब जो विकारी शब्द हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं, और अविकारी शब्द हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो विकारी के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देखो। इसके अंतर्गत आपके जो आने वाले हैं उनके नाम है संज्ञा, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या आते हैं? क्रिया। विकार के आधार पे विकारी शब्द हो गए और क्या हो गए? अविकारी शब्द। तो विकारी अविकारी समझाएंगे एक एक करके सब क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब अविकारी शब्द हैं इसी में, अविकारी शब्द भी देख लीजिए आप। इसमें देखो अविकारी में ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें एक आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा इसमें आता है संबंध बोधक, तीसरा आता है समुच्चय बोधक, समुच्चय, फिर चौथा आता है विस्मयाद बोधक। क्या आता है? विस्मयाद बोधक। यहां पे लिख दे रहे हैं
विस्मयाद बोधक। विस्मयाद बोधक। तो स्थिति क्लियर होती जा रही होगी कि हमें क्या पढ़ना है, कहां तक पहुंचना है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये भी अपने आप में टॉपिक अलग है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयाद बोधक ये भी अपने आप में अलग टॉपिक है। इधर तत्सम तद्भव देशज विदेश ये भी अलग टॉपिक है। रूढ़ यौगिक ये अलग टॉपिक हो जाएगा। और शेष जो बचा वो अर्थ के आधार पे, जैसे आपके क्या है, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची है, अनेकार्थी है, जो भी बचता है वो इसके अंतर्गत जाता है। यहाँ जो विभाजन हम कर रहे हैं अर्थ के आधार पर, उसका मतलब ये है कि यहाँ शब्द की जो शक्तियां होती हैं वो 3 होती हैं। एक तो अविधा शक्ति होती है, एक लक्षणा होती है, एक होती है व्यंजना शक्ति। तो हम किसी शब्द का जो अर्थ लिया जाता है वो 3 तरीके से लेता है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। टॉपिक चलाएंगे तो हम इसको समझाएंगे। तो यहां डाल लीजिए वाचक शब्द, लाक्षणिक और व्यंजक। जो 3 शक्तियां हैं उसी के आधार पर ये हुए वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द। शक्तियां हम बताएंगे आपको आगे कि अविधा शक्ति क्या होती है, लक्षणा क्या होती है, व्यंजना क्या होती है। यहां केवल एक परिचय मात्र दे रहा हूं, ये सभी एक परिचय चल रहा है, ठीक है। इस परिचय में आप देख लीजिए शब्द के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी और इसमें जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन ये समझ लीजिए कि ग्रामर का लगभग 80% पार्ट जो है आपका खत्म हो गया। तो ये धीरे धीरे चलेंगे। अब देखो समझा देते हैं हम थोड़ा। देखिए ये शब्द की परिभाषा तो ये हो गई कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। हम वर्णमाला सीख लेते हैं बचपन में और उसके बाद जब जाते हैं तो हमें शब्द थोड़े वर्णों का ज्ञान होता है, फिर हमें लिखना सिखाया जाता है। तो हमें इस तरह से सिखाया जाता है, वो कहते हैं लिखो क धन म धन ल, क्या बन गया, कमल। इस तरह से हम शुरुआत करते हैं अपने जीवन की, हिंदी जब सीखते हैं तब। तो यहीं से देखिए शब्द है, शब्द ये है क, एक वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये ध्वनिया है। तो क म ल मिलके क्या बन गया, कमल बन गया। तो 2 वर्ण हो जाए या 2 से अधिक वर्ण हो जाए, तो यहीं से परिभाषा बन के आ गई 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अब शब्द का यहाँ वर्गीकरण जो मैंने किया वो 4 आधारों को लेके करते हैं। देखो रचना के आधार पे जो वर्गीकरण मैंने किया, इसके अंतर्गत आपकी 3 चीजें आ गई। एक तो रूढ़ शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द होते हैं और एक योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब देख लीजिए रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, इनमें अंतर क्या है, इनकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। यहां हम केवल समझा रहे हैं और इनकी परिभाषा देख लीजिए। सभी शब्दों की परिभाषा हम देखते चल रहे हैं। तो रचना के आधार पे कहते हैं, या हम इसको क्या कह देते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति कहते हैं या रचना के आधार पे कहते हैं, ठीक। ये उत्पत्ति कहते हैं या इतिहास के आधार पे कहते हैं, ये भी आता है उत्पत्ति के आधार पे या इतिहास के आधार पे पूछ लिया जाए आपको, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके उत्पत्ति के आधार पे। इसी प्रकार विकार में 2 आ जाएंगे। चलिए तो रूढ़ शब्द देखें, सब तो समझते हैं रचना के आधार पर रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ माने होती है परंपरा। अक्सर लोग आपस में बातचीत करते तो कहते थे तुम बड़े रूढ़वादी हो, अर्थात तुम परंपरावादी हो। तो यहीं से समझ लीजिए कि जो रूढ़ शब्द है इनका मतलब ये है कि जो शब्द हमारी एक परंपरा विशिष्ट से चले आ रहे हैं। शब्दों की जो व्यवस्था है वो मानव की उसकी इच्छा के अनुसार है। मान लीजिए कि हम पानी शब्द कहते हैं, पानी शब्द हम जैसे ही कहते हैं, मान लो हमने पानी बोला, पानी कहते ही
हमारे दिमाग में एक तरल पदार्थ का बिंब बन जाता है, पानी ये है। तो उस पानी का अर्थ मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ पानी का मतलब वो जल, जल कहते जो तरल पदार्थ है वो पानी है। लेकिन अगर पूरी मानव जाति ये कह दे कि इस पानी का मतलब दूध है, सोचिए, पूरा मानव, संपूर्ण मानव जाति ये सोच ले कि पानी का मतलब क्या है? दूध है। तो जब हम पानी शब्द कहेंगे तो हमारे दिमाग में किसका बिंब बनेगा? उस तरल पदार्थ का न बन के उस सफेद तरल पदार्थ का बन जाएगा जो वाकई दूध है। और वैसे दूध अलग होता ही है, लेकिन अब पूरी मानव जाति ये सोच ले कि मुझे दूध इस पानी का मतलब वो तरल पदार्थ क्या जो सफेद रंग का है वही मान ले। तो फिर पानी कहने से बिंब किसका बनेगा? हमारे दिमाग में किसका बनेगा? उस सफेद तरल पदार्थ का दूध। तो ये चीज समझनी है। तो जो शब्दों की व्यवस्था है वो मानव की अपनी है। अब देखो, बात चल रही थी रूढ़ शब्द की। तो ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने से उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने से उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसकी चर्चा हम करेंगे। अगर ये सबको खोल के हम बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आपको केवल परिभाषित कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक एक टॉपिक करके हम वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, इसके मतलब क्या हुआ? परिभाषा हो गई कि ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने से उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अच्छा, यौगिक शब्द है आपके, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक विपरीत परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने से उनके खंडों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका विखंडन करने से उनके खंडों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अच्छा, योग रूढ़ क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब ये होता है कि यौगिक भी होते हैं और ये रूढ़ इसलिए होते हैं कि उनका एक ही अर्थ होता है। जिस परंपरा से चले आ रहे हैं जिस अर्थ में, उसी अर्थ में आज भी हैं, तो उन्हें मिलकर बन जाता है योग रूढ़। जब इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें एग्जाम्पल जब समझाएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे। उसके बाद आ जाइए उत्पत्ति के आधार पे। इसके आधार पे देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेष। तत्सम का मतलब होता है तत्धन सम। तत्मान है उसके, सम्मान है समान। अर्थात किसके समान? हिंदी भाषा के जो शब्द उसके मूल शब्द किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के, क्योंकि संस्कृत मूल भाषा है हिंदी की, वहां से विकसित हुई है ये। तो ये तत्सम का उसके समान का मतलब ये है कि संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो जिस प्रकार संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं उसमें बिना किसी धन परिवर्तन के सीधे सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अगला देखें, तद्भव, यानी तत्, तद धन भव, यानी उससे उत्पन्न, यानी किससे? जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं हिंदी, और हुआ क्या? भाषा परिवर्तनशील होती है, तो धीरे धीरे उन शब्दों में परिवर्तन हुआ, उसकी कुछ ध्वनियां लुप्त होने के बाद जो प्रचलन में आ गए, उन्हें हमने कह दिया तद्भव शब्द। जैसे मान लो हमने कहा अग्नि, अग्नि शब्द था, हम आग कहने लगे, तुमने देखा कुछ ध्वनि इसमें लुप्त हो गई है, इसलिए अग्नि तो आपका तत्सम हो गया और आग कहोगे तो क्या हो गया? तद्भव हो गया। अच्छा, अब देशज देख लो। देशज किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हम? उत्पत्ति के आधार पे। तो सीधी बात में आ जाइए, संस्कृत से सीधे सीधे शब्द आ गए, वो क्या हो गए? तत्सम, और संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव। अब यहाँ क्या है? देशज। ये भी किसी ने बोल क्षेत्रीय बोली विशेष के शब्द होते हैं ये,
लेकिन होता क्या है, किसके आधार पढ़ रहे हैं हम? उत्पत्ति के आधार पे पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, देशज शब्दों का मतलब ये हुआ कि जो देशज शब्द आपके हैं, इनकी उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित पता नहीं होता। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित पता नहीं होता, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। आप क्लियर हो गई? अब आते हैं विदेशज शब्द। जैसे कि शब्द से ही पता लग रहा है कि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों, यानी विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं, वो शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। चूंकि भारत में कई लोग आए हैं, पुर्तगाली आए हैं, अंग्रेज आए हैं, फ्रांसीसी आए हैं, तो जब ये यहाँ आए हैं तो उनकी भाषा के कुछ शब्द हिंदी ने समाये, मतलब यहाँ की बोलचाल में भी वो आ गए तो हिंदी उसको समेटे हुए है। हिंदी भाषा इतनी उदार है तो विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपनी अनुकृति के अनुसार ढाल लेती है, प्रगति के अनुसार, पर उनका अपने साथ चलने देती है। चलो भाई तुम भी चलो, इसलिए इसका शब्द भंडार भी बढ़ गया है। तो ये विदेशी मतलब क्या हुआ? कई शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द भी हैं इसमें, फ्रांसीसी शब्द भी, अरबी भी है, फारसी भी है, इन सब की हम चर्चा आगे करेंगे। तो ये तो विदेशज, यानी विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं जो शब्द, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब बात आती है, अगला आधार है आपके विकार के आधार पे। तो विकार के आधार पे देख लीजिए, पहले शब्द एक है विकार, इसको ही समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। हालांकि चर्चा इसकी वीडियो हम करेंगे, तो संक्षेप में समझिए। अब जैसे विकार है, विकार का मतलब यह है कुछ कमी बड़ी हो जाना, मतलब परिवर्तन हो जाना। एक संधि पढ़ते समय अक्सर ये लिखा होता है कि दो वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो इसके मूल भाव को समझना बहुत जरूरी है। विकार का मतलब होता है ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन, ऐसे समझ लीजिए। विकार का मतलब क्या है? ध्वनि परिवर्तन। तो विकार के आधार पर सुन लीजिए, कुछ तो विकारी शब्द हैं, कुछ क्या है? अविकारी शब्द। दो पार्ट हो गए, विकारी शब्द और क्या हो गए? अविकारी शब्द। अब जब विकारी शब्द आपके हुए, तो विकारी शब्द का मतलब है जिनकी ध्वनि में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए, वो तो विकारी शब्द हैं। और जिनकी ध्वनि में परिवर्तन ना आए, वो क्या है? अविकारी शब्द हैं। अब ये ध्वनि में परिवर्तन क्यों होता है, इसका भी कारण है। संक्षेप में इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे शब्दों में क्या है? लिंग, वचन, कारक, काल। लिंग, वचन, कारक, काल, ये भी व्याकरण के अपने पाठ होंगे, ये भी अब टॉपिक है, एक एक टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कहीं न कहीं परिवर्तन हो जाता है, उनको तो हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कैसे परिवर्तन होता, क्या होता है, जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। तो बात समझ में आ गई। विकारक मतलब क्या हुआ कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें तो विकारी शब्द कहते हैं। जिनमें नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब इनके भी पार्ट देखो, चार प्रकार के क्या हैं? विकारी शब्द हैं, और चार प्रकार के क्या हो गए? अविकारी शब्द हो गए। तो देख लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये अपने आप में भी एक ग्राफ लिए हैं। इनका भी एक ग्राफ बनेगा, इनका भी ग्राफ बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी, जो भी अपने एक एक ग्राफ बनेगा इनका। तो देख लीजिए, विकारी में संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया। तो इनकी परिभाषा देख लीजिए कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। इनके अंतर्गत आपके पहला क्या आता है? संज्ञा आता है। तो जो संज्ञा है, इसका मतलब क्या होता है? किसी का नाम होना। किसी का नाम होना क्या होता है? संज्ञा होता है। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है क्या? सर्वनाम। इसकी परिभाषा ये होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं।
अभी हम केवल परिभाषित करते हुए चल रहे हैं, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मेरा इस वीडियो का केवल इतना उद्देश्य है, आप इतना समझ जाएं कि ये जो वीडियो है इस पे ही आपका पूरा व्याकरण धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और एक एक वीडियो बनाते चलेंगे और सारी बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी। यहाँ केवल आप लोग इसकी परिभाषा समझ लीजिए बस। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद आपका आता है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये तो विशेषण की परिभाषा हो गई कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और जो क्रिया है इसका मतलब है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उससे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं सोच रहा हूं इन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे। आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिए, इतना तैयार करके आए। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न आपके समाहित हैं। आप ये न सोचें कि ये फालतू की चीज है, ये वो आधार है जिसके आधार पे आप चलेंगे और आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आखिर पढ़ना क्या है। आप देखो प्रश्न छोटे छोटे आते हैं तो कितने प्रश्न बनते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बने क्या पहला ही प्रश्न? कितने होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा, वो क्या करे इसमें से क्या ए बी सी और एक डी बना ले दूसरा विकल्प। निम्न में से कौन सा रचना के आधार पर शब्द का भेद नहीं है? बने क्या प्रश्न? ऐसे ही यहां आ जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न इसमें बनते चले जाएंगे। कुल मिला के कह सकते हो कि ये आपका शब्द पढ़ने से पहले इसको अपने दिमाग में अच्छे से तैयार करिए ताकि जब आगे जो भी हम वीडियो बनाएं तो वो आपके दिमाग में आए कि हाँ अब यहाँ पे हम आ गए, अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आ गए। धीरे 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 ये शब्द आपका क्रमबद्ध तरीके चलता रहेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।